हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे। मैं हूं शिखा और चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे की टॉपिक्स। हम लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे। हमने 3 लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर लिए थे, उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस कर ली थी। अब हम इसमें फर्दर आगे आते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपने काफ़ी इसकी फेमस एक प्रॉब्लम है। देखिए, ये हम मान लेते हैं ये हमारा हॉर्स है। ठीक है, हमारा हॉर्स ऐसा ही है और ये हमारी कार्ट है। ठीक है, तो कार्ट पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी फोर्स हैं? इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रिजल्टेंट अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ना, तो हॉर्स कार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है एंड कार्ट हॉर्स को अपनी तरफ। तो एक टेंशन इसका एक इसका आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देगी फोर्सेस। तो ये हो गई वो फोर्सेस जो कार्ट पे एक्ट कर रही हैं, देन आपकी स्ट्रिंग पे एक्ट कर रही है। अब आते हैं उन फोर्सेस के बारे में जो हॉर्स पर एक्ट कर रही हैं। देखिए, सिमिलरली हॉर्स पे एक तो हुआ इसका वेट, उसे mg डैश बोल देते हैं हम। ठीक है, और इसका रिएक्शन r डैश। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ बताते हैं, जब हॉर्स चलता है तो वो क्या करता है? एक एंगल फॉर्म करके अपने पैरों से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ऐसे चलते हैं हम जब भी चलते हैं हम क्या करते हैं? ग्राउंड को पुश करते हैं। तो सिमिलरली जो हॉर्स है वो ग्राउंड को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? थीटा। अब इसका जो रिएक्शन जाएगा वो कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में, आर। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी? यहाँ पे है फ्रिक्शनल फोर्स आपकी ग्राउंड के साथ। ठीक है, अब इस आर को हम फर्दर रिजॉल्व करते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। इस आर को रिजॉल्व किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट आते हैं, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। देखिए, और वो दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये थीटा हो जाएगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला फैक्टर कौन सा हो गया? ये हो गया आर कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो गया? आर साइन थीटा। क्लियर है? एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस थीटा होता है एंड अपोजिट साइन थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इस पूरे डायग्राम में वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हॉर्स कार्ट को लेके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा? वो कंपोनेंट है आपका आर कॉस थीटा। बाकी सब कंपोनेंट्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। जो सिर्फ ये आर कॉस थीटा है, ये आपका हॉर्स को कार्ट को आगे की डायरेक्शन में मूव कराएगा। कब? जब ये फैक्टर, ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, बड़ा होगा किससे? आपकी फ्रिक्शनल फोर्स से। जब ये फैक्टर आपकी फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होगा तो हॉर्स एंड कार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, अदरवाइज मूव नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बस इतना ही समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज एपरेंट वेट ऑफ अ मैन ऑन अ लिफ्ट। अभी एपरेंट वेट क्या होता है? ठीक है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, मतलब जो सरफेस है वो पर्सन पे जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है हम उसको कहते हैं। यानी कि सारे केसेस में अल्टीमेटली हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ आर, जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है किसकी वजह से? सरफेस की वजह से। ठीक है, किस पर? पर्सन पे, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए केस नंबर 1 लेते हैं। व्हाट इज केस नंबर 1? व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपका? 0। तो आपकी नेट फोर्स कितनी होगी? F इक्वल टू ma इक्वल टू 0। अब देखिए, ये आपकी लिफ्ट है। ठीक है, मान लेते हैं इसका नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब एक्सेलरेशन हमने क्या बताया आपको? 0। क्यों? क्योंकि रेस्ट पे है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू R माइनस mg, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो F कितना है हमारा? 0 है, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू mg। यानी कि इस केस में एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। कब? जब आपकी लिफ्ट रेस्ट पे है।
यानी कि अगर आप एक वेइंग मशीन लेके लिफ्ट में खड़े हो जाएं और आप रेस्ट पर हैं तो जो वेट आपका नॉर्मल होगा वही वेट आपका वहाँ पे होगा। एपरेंट वेट एक्चुअल वेट इक्वल होते हैं जब एक्सेलरेशन 0 होता है। ओके, सो नंबर 2 इज व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली के केस में भी क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा आपका 0 होगा। क्लियर है? तो अगेन एफ आपका कितना हो जाएगा 0, तो अगेन एफ इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। इस केस में भी सेम होगा, एक्सेलरेशन 0 है, आर ऊपर की साइड एक्ट कर रहा है, एम जी डाउनवर्ड, तो आर इज इक्वल टू एम जी एंड एफ इज इक्वल टू दिस, तो आर इज इक्वल टू एम जी। यानी कि यहाँ पर भी इस केस में भी आपका एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट इक्वल होंगे। ठीक है, किन दो केसेस में, अगर लिफ्ट आपकी रेस्ट पर है तब भी आपका एक्चुअल वेट एपरेंट वेट इक्वल होंगे, अगर लिफ्ट आपकी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तब भी आपका एक्चुअल वेट जो है वो एपरेंट वेट के इक्वल होगा। क्लियर? नाउ केस नंबर 3, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, ये तो सब में है, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड, वेट एम जी डाउनवर्ड। अब इन्होंने बोला कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए के साथ बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, अगेन दिस इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, वैल्यूज पुट करिए, आर माइनस एम जी, सो आर इज इक्वल टू एम ए प्लस जी। एक्चुअल वेट क्या होता है एम जी, उसमें ऐड क्या हो रहा है एम ए। तो जब भी आप एक्चुअल वेट में कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। दैट मीन्स इस केस में आपका जो एपरेंट वेट है दैट इज़ आर, इट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। ठीक है, इस केस में क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि आपका जो एपरेंट वेट है दैट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। ये दोनों ए हो जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड यानी कि अगेन नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड, वेट एम जी डाउनवर्ड, बट लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो एक ही डायरेक्शन ये हो गई आपकी। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, है ना। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप बोलोगे हर केस में आप आर माइनस एम जी ले रहे थे, यहाँ पे एम जी माइनस आर क्यों लिया? क्योंकि बॉडी के मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो जो डाउनवर्ड वाला आपकी फोर्स है उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड वाली फोर्स को नेगेटिव ले लिया। सिंपल, ठीक है। माइनस आर, सो आर इज इक्वल टू एम ए माइनस एम जी, सॉरी इट इज एम जी माइनस एम ए। क्लियर? अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे तो प्लस हुआ था, प्लस होने का मतलब क्या था कि एपरेंट वेट आपका एक्चुअल वेट से ज़्यादा था। कब? जब आप अपवर्ड लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी एक्सेलरेशन ए के साथ, तो आपका जो एपरेंट वेट था वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा था। पर लिफ्ट अगर एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे की तरफ आ रही है तो आपका जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो जब आप ऊपर की साइड जाएंगे तो आपका वेट इंक्रीज़ करेगा अगर आप एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, और नीचे की साइड आएंगे तो आपका वेट रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज अंडर फ्री फॉल। अंडर फ्री फॉल क्या होता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? जी, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम जी, दैट इज 0। ठीक, तो फ्री फॉल में क्या होता है, आपकी बॉडी फ्लोट करने लगती है, आप वहाँ से उठ जाते हो, है ना। ये केसेस हैं। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उनको हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है।
P से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने क्या कहा, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम कंसिडर करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें 2 बॉडीज़ हैं, A बॉडी B बॉडी, 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है। इनका लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन है PA PB। इनका लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन PA PB, आफ्टर कोलिजन PA डैश PB डैश। आफ्टर कोलिजन क्या है, PA डैश PB डैश। क्लियर है, 2 बॉडीज़ हैं। अब चलो, सबसे पहले हमने एक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बताता है हमें, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बताता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो FAB यानी फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये क्या होगी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज यानी कि PA डैश माइनस PA। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो A का लीनियर मोमेंटम कितना था, PA था बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितना था, PA डैश था। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, PA डैश माइनस PA, क्लियर, डिवाइडेड बाय डेल्टा T। क्लियर है, यही सेकंड लॉ है। ठीक है, सिमिलरली फॉर द सेकंड बॉडी दिस विल बी PB डैश माइनस PB बाय डेल्टा T। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हम आते हैं थर्ड लॉ। हमने न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ा है। व्हाट इज थर्ड लॉ, इट सेज दैट FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। क्लियर, ये वाली वैल्यूज पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, PA डैश माइनस PA बाय डेल्टा T इज इक्वल टू PB डैश माइनस PB बाय डेल्टा T। डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, इसको नेगेटिव साइन को उधर ले आएंगे तो अच्छा, यहाँ पे आपने एक नेगेटिव और लगाना है यहाँ पर, है ना, क्योंकि माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। अब इसको एक बार यहीं पे ओपन कर देते हैं। दिस इज PA डैश माइनस PA इज इक्वल टू माइनस PB डैश प्लस PB। क्लियर, ठीक है, तो इस माइनस को इधर ले जाते हैं, तो PA डैश प्लस PB डैश और इस टर्म को इधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये क्या है, दिस इज लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या प्रूव होता है, दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। क्लियर है, यहाँ तक है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। एप्लीकेशंस में सबसे पहले एक एप्लीकेशन आती है जो कि बहुत फेमस है, दैट इज़ रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब इसमें क्या किया आपने, एक गन ली, मेरी गन है, ठीक है, एक गन लिया आपने, इसका मास है कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी V। कब, अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ। इससे एक बुलेट फायर किया। अच्छा एक चीज़ सुनिए, जब तक आपने बुलेट फायर नहीं किया है तो गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है, यानी कि इसकी गन की वेलोसिटी भी कितनी है, 0, और बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v, ये भी कितनी है आपकी, 0। यानी कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, कितना है यहाँ पे, 0। ठीक, अब आफ्टर के लिए क्या करते हैं, देखिए कैपिटल M इज़ द मास ऑफ गन, कैपिटल V इज़ द वेलोसिटी ऑफ गन। उसमें ऐड करना है आपको क्या, स्मॉल m इज़ मास ऑफ बुलेट, स्मॉल v इज़ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा जब हम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। क्लियर,
अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपको सपोज़ रिकॉइलिंग क्या होती है, जैसे ही आप बुलेट को एक गन से फायर करते हैं तो बुलेट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बट जो गन होती है वो जर्क के साथ पीछे की साइड आती है, तो उसको रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको किसी एक की वेलोसिटी फाइंड करनी है, अब वो न्यूमेरिकल में डिपेंड करता है, आपको बोला गया है कि गन की वेलोसिटी, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करो या बुलेट की फाइंड करो, मास फाइंड करो, वो कुछ भी फाइंड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज हम मान लेते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो इसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्मॉल वी बाय कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, आपको पता है फिजिक्स में हमेशा नेगेटिव साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शंस, तो दैट मीन्स अगर जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में गन जाएगी, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको बस थोड़ा सा समझ लेना है आपने, ठीक है। नंबर 2 आपका है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या है, आपका रॉकेट है, ठीक है। तो रॉकेट जब भी जाता है तो उसके पीछे क्या होता है, गैसेस होती हैं, गैसेस जलती जाती हैं, वो रॉकेट ऊपर की साइड जाता रहता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। हम ये मानते हैं टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, रॉकेट रेस्ट पे खड़ा है, ठीक है। इसका मास कितना है, लेट इट बी कैपिटल M। फिर आपने स्टार्ट किया एट टाइम t इक्वल टू t, तो रॉकेट क्या है, ये इसकी गैसेस जल रही हैं बहुत सारी, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इसका जो मास था कैपिटल M वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो गैसेस हैं वो रिड्यूस, आप रॉकेट में एक बहुत लार्ज पोर्शन का जो मास होता है वो फ्यूल का होता है, लेकिन फ्यूल जब बर्न होता जाता है, आप हाइट पे चलते जाते हैं तो उसका मास रिड्यूस हो जाता है, तो इसमें से एक मास रिड्यूस हो रहा है M, जो कि फ्यूल का है, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन, बिफोर द सिस्टम क्या था ये, इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा 0, और आफ्टर कितना हो जाएगा, इसका मास में से कुछ माइनस होगा, ठीक, बट वेलोसिटी में कुछ ऐड होगा, रेस्ट पे था फिर इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ होती जा रही, जैसे जैसे मास रिड्यूस हो रहा है आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, इसमें v प्लस v डैश बोल लो, ठीक है।